जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी टेट OTR रर्शन 2026 के बारे में कि कैसे आपको आपका OTR रर्शन करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, जहां पर अगर आप अपेयरिंग है तो आपको कैसे जानकारी भरनी है क्वालिफिकेशन की, वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा गाइज, अगर आप अभी रर्शन करते समय कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी संख्या में कैंडिडेट वेबसाइट के ऊपर एक साथ में विजिट करते हैं, जिसके चलते कई बार इस तरह का सर्वर एरर आ जाता है। बट ये परमानेंट नहीं होता, कुछ टाइम के लिए होता है। अगर आपके सामने आ रहा है तो आप रात में 2 बजे 1 बजे या सुबह के 3-4 बजे फॉर्म को फिल करने की कोशिश करना। उस वक्त वेबसाइट के ऊपर कैंडिडेट की संख्या कम होगी और आपका फॉर्म स्मूथली भरा जाएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसमें कि BEd अपेयरिंग या फिर DLEd अपेयरिंग या फाइनल, तो वो कैसे आपको भरनी है वो आपको बताया जाएगा। साथ ही ग्रेजुएशन एंड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन के सेक्शन में गाइज आपको सेम इन्फॉर्मेशन भरनी है। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भर चुके हैं और फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में क्या भरूँ, तो आपको ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में भी ग्रेजुएशन वाली ही जानकारी भरनी होगी। आपको आगे इस वीडियो में जब मैं इस सेक्शन के ऊपर आऊँगा वहाँ पर और भी अच्छे से डिटेल्स एक्सप्लेन की जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप इसको ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। कह लीजिए भर्ती नहीं, बेसिकली आपका एग्जाम है और ये फॉर्म आप लोग 26 अप्रैल 2026 तक भर सकते हैं। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन से लेवल पर क्या क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस यहाँ पर जनरल OBC WS के लिए 1000, SC ST के लिए 500 और PH दिव्यांग के लिए 300। ये पर पेपर फीस है। अगर आप दोनों पेपर पर अप्लाई करेंगे तो आप इसमें 1000 और जोड़ देना, जैसे कि जनरल OBC WS को 2000 रुपये, SC ST को 1000 और फिर PH दिव्यांग को 600 रुपये। फिर यहाँ पर बाकी की इंपॉर्टेंट डेट भी आपको दी गई है। फॉर्म के अंदर करेक्शन करने की लास्ट डेट 1 मई 2026 है। एग्जाम डेट 2 से 4 जुलाई एंड एग्जाम सिटी आएगी आपकी 22 जून को और एडमिट कार्ड आएगा 30 जून को। तो आपने यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन जान लिए। अब अगर आपने अभी तक ये अप्लाई नहीं किया, आप अपना OTR करना चाहते हैं, तो आप कैसे OTR करेंगे वो जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन थ्रू OTR लिंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आप इसमें परस्यूइंग वाले कैंडिडेट है, यानी कि आप फाइनल ईयर के अंदर है, चाहे वो आपका DLEd हो या फिर आपका BEd हो, तो कैसे अब आपको जानकारी भरनी है, क्योंकि अब आपका इसमें परस्यूइंग वाला एक सेक्शन ऐड कर दिया गया है, जिस सेक्शन का इस्तेमाल करके आप आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भर सकते हैं अगर आप परस्यूइंग है। इसी के साथ कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी कैसे भरनी है। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हुई तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं या नहीं, वो भी आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। लाइव फोटो कैसे लेना है वो आपको बताया जाएगा और बाकी की जानकारी भी आपको कैसे भरनी है वो सब आपको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो आपको अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर आने के बाद आप सबसे पहले इनिशियलाइज OTR ID इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आपको इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो भी एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माता जी का नाम देना है। माता जी का नाम दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो डे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर डेट ऑफ बर्थ को अगेन आप सेलेक्ट करेंगे और पहले आप यहाँ पर डे फिर मंथ और उसके बाद में जो आपका ईयर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और जेंडर को भी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। ये डबल आपसे इन्फॉर्मेशन इसलिए ली जाती है ताकि अगर आप एक तरफ जानकारी भरते हुए गलती कर दे तो जब आप वही जानकारी दूसरी तरफ भरे तो आपको पता चल जाए कि हाँ यार गलती हो चुकी है, और इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आपसे गलती से भी मिस्टेक न हो, इसलिए डबल इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन 2 पर आएंगे, कॉन्टैक्ट आइडेंटिटी के ऑप्शन पर। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 विकल्प है। एक है आधार कार्ड, दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्ट वेरिफिकेशन और पैन कार्ड डायरेक्ट वेरिफिकेशन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका आधार है और आधार के अंदर आपकी वही इन्फॉर्मेशन है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है, तो आप यहाँ पर पहले वाला माध्यम सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आई कंफर्म डेट है वो कंप्लीट 18 ईयर ऑफ एज, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो डालना है और वेरीफाई वाया आधार OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आपको OTP मिल जाए जो कि आपको आएगा उस नंबर पर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक किया हुआ है, तो OTP मिलने के बाद आप डालिए और सबमिट कर दीजिए। आपका यहाँ पर जो आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर मेरे सामने एक इशू है जैसे कि EKYC वैलिडेशन फेल्ड, फुल नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, फादर नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स। यानी कि अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने 10th के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरी है वो और जो आपका
आधार है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग है, तो कुछ इस तरह का आपको एक एरर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जो मिसमैच डिटेल है आपकी आधार की और आपकी 10th के सर्टिफिकेट की वो कौन कौन सी है वो यहाँ पर मेंशन होगी। साथ ही साथ आपको एक विकल्प देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको बोला कि आई हियर बाय डिक्लेयर टू प्रोसीड विद द फील्ड इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ द आईडी डिटेल, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने भरी है 10th के सर्टिफिकेट की मैं उसी से आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि मेरी जो आईडी के अंदर डिटेल है उससे। तो यहाँ पर आप इस माध्यम का इस्तेमाल करके भी आगे बढ़ सकते हैं। एंड गाइज अगर आप आपके 10th के सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन और जो आपकी आधार की इन्फॉर्मेशन है उसको एक कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। अगर आप नहीं भी कराएंगे, आपकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर इशू वाली बात होती तो यहाँ पर आपको पहले ही बोल दिया जाता है कि ये करना कंपलसरी है, दोनों इन्फॉर्मेशन सेम होना कंपलसरी है, बट ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद सेम तरीके से आप ईमेल आईडी डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पर गाइज मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना वेरीफाई कर लिया है। जैसे आप ये दोनों वेरीफाई कर लेंगे तो आपके सामने लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो विकल्प है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से करने के लिए आपको अपने फ़ोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और फिर जो आपको स्टेप्स फॉलो करने को बोले जा रहे हैं, बेसिकली आपको एक लाइव फोटो कैप्चर करना है। एंड अगर आप मोबाइल से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर यूज कैमरा इंस्टेड इसके ऊपर क्लिक करके अपने जो कंप्यूटर है उससे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल करता हूँ। चलिए यहाँ पर हम इसको ऑन कर देते हैं अपने कैमरा को। जैसे कैमरा ऑन हो जाए तो आप कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कैप्चर फोटो होने के बाद आप देखेंगे अगर आपको लगता है कि फोटो सही आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर आप यहाँ पर इसमें दोबारा रीटेक लेना चाहते तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि दिस फोटोग्राफ विल बी यूज्ड ऑन योर एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि यही फोटो आपका एडमिट कार्ड के ऊपर आएगा और यही आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आएगा। तो आप यहाँ पर सेव वेरीफाइड फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल देखेंगे। इसमें आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का हो। तो आपका पासवर्ड कैसा उसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं, तो उस समय आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके यही वाला आंसर देना होता है जो कि आप यहाँ पर अभी अपनी मर्जी से बना रहे हैं। इसके बाद गाइज आप ये ह्यूमन वेरिफिकेशन जो भी आएगा यहाँ पर आपको डाल देना है और उसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। गाइज यहाँ पर आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी भरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि एक सवाल है कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा जो कि आपका आधार के साथ में लिंक है। इसके बाद में कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड में दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी में आपका इंडियन ही रहेगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडोड या फिर डाइवोर्स्ड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपको बताना होगा, यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है, कौन सी स्टेट में आपका जन्म हुआ है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है या कोई बर्थ मार्क हो सकता है। तो जो भी निशान है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन, तो आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल है तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आप ओबीसी है तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहां पर पूछे कि क्या आप ओबीसी क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है। अब आपका सवाल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्रीमी लेयर में आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में। तो गाइज जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि आपका होना ही चाहिए, बना होना चाहिए, उस कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि आपकी कास्ट क्रीमी लेयर में आती है या फिर नॉन क्रीमी लेयर में। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट का बना होना चाहिए क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है या फिर कह लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म है। तो अगर आप क्रीमी लेयर है तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है, आपने सर्टिफिकेट चेक किया और उसमें नॉन क्रीमी लेयर लिखा है तो आप नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है। अब ये कहाँ पर मेंशन होता है चलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ।
मेरे पास एक यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट का। तो चलिए मैं इसी से आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। तो एक कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक दिया है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में प्रमाण पत्र क्रमांक है। इसमें आपको क्या करना है, प्रमाण पत्र क्रमांक जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर के सेक्शन में भरना है। फिर सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है, तो आप देख सकते हैं जारी दिनांक के सामने एक डेट लिखी है, जो भी डेट वहाँ पर लिखी है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, किसने इसको जारी किया है, ये जनरली सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा जारी होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि कंपल्सरीली तहसीलदार ही इसको जारी करता है। कई जगह पर नायब तहसीलदार, सीओ, मजिस्ट्रेट, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा भी ये जारी हो जाता है। तो आपको ये कैसे चेक करना है कि मेरा सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, तो आपको सर्टिफिकेट देखना है और यहाँ पर राइट साइड में जो सक्षम अधिकारी लिखा है और स्लैश के बाद में यहाँ पर एक पोस्ट लिखी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है तहसीलदार, यानी कि ये वाला सर्टिफिकेट तहसीलदार ने ही जारी किया है। अगर सक्षम अधिकारी के बाद में कोई और पोस्ट यहाँ पर लिखी हुई है तो वही पोस्ट आपको यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर भरनी होगी। अब आता है स्टेट ऑफ इश्यूइंग, तो ये जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश लिख दूंगा। एंड गाइज अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी से न होकर के एससी या फिर एसटी है तो भी आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और वो सर्टिफिकेट नंबर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओबीसी का भी सर्टिफिकेट कास्ट का ऐसा ही होता है और एससी एसटी का भी ऐसा ही होता है देखने में। तो यहीं पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा। उसके बाद में किस डेट में इशू है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइज यहाँ पर आपको फिर इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर बताना होगा कि कौन सी पोस्ट के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड यानी कि फिजिकली हैंडीकैप है, अगर है तो यस करने पर आपको डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करना होगा और आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज कितनी है वो भी बताना होगा। और डू यू रिक्वायर ए स्क्राइब, यानी कि आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आप उसको उसके लिए एक स्क्राइब यानी कि ऐसा बंदा चाहिए जो आपके बिहाफ पर एग्जाम लिखे, तो अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और अगर यस करते तो आपको बताना होगा स्क्राइब का नेम और स्क्राइब का आधार नंबर, अगर नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन टाइप बताना होगा, यूडीआईडी नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर, किस माध्यम से आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं पीडब्ल्यूडी का। एंड अगर आप विकलांग नहीं है तो आप इसमें नो कर देंगे, आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। अब आता है स्पेशल रिजर्वेशन, तो अगर आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर आप आर्मी सर्विसमैन है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप नन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको आयु सीमा के अंदर अगर छूट चाहिए तो आप यस करेंगे। यस करने पर कौन सी कैटेगरी के तहत आपको छूट चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी या फिर एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूडी। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है इसके अंदर और ओबीसी को 3 साल की। तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी है और आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं, आपको कोई एज के अंदर अभी छूट नहीं चाहिए, तो सिंपली नो कर दीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे से नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल का सेक्शन आ चुका है। तो एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट और इसके बाद में एड्रेस लाइन 2 में विलेज, टाउन, एरिया और लैंडमार्क। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार मेरा तो हाउस नंबर नहीं है, मेरी बिल्डिंग नहीं है, मेरा स्ट्रीट नहीं है, मेरा टाउन इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का इन तीनों लाइन के अंदर फिल कर देना। उसके बाद में आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेना, फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी डाल देना है। इसके बाद गाइज अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर देना, नहीं तो यहाँ पर टिक करके सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको इन्होंने एक नोटिस दिया जो कि अभी ऐड किया था, जब आपका ये फॉर्म शुरू हुआ था तब ये यहाँ पर इस तरह से नहीं आ रहा था। तो आपको अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एकीकृत पाठ्यक्रम में नामांकित अभ्यर्थी ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन दोनों में समान विवरण भरे, यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन है वो भी आप सेम डिटेल भर सकते हो उस वाले सेक्शन में भी, और जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन का सेक्शन है उसमें भी आप यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। चलिए एक एक करके आपको बताता हूँ कि कैसे आपको भरना है। सबसे पहले आप एग्जाम लेवल में 10th सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में बताएंगे कि 10th आपने कौन से बोर्ड के द्वारा किया, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। फिर किन सब्जेक्ट के साथ में आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको ये 3 सब्जेक्ट लिख करके दिखाया हूँ, आप आपके 5 या फिर जो भी सब्जेक्ट थे चाहे 6 थे वो आप भरेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आप बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ 5 लिखे, आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन करने होंगे। उसके बाद आप पासिंग ईयर यानी कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल
साल आप यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर, तो जो भी आपका 10वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे मार्कशीट नंबर, तो ये मार्कशीट नंबर आपको आपका जो 10th का मार्कशीट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगा, वो नंबर आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या सीजीपीए। अगर सीजीपीए था तो आपको यहाँ पर बोला है कि परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑब्टेन्ड सीजीपीए बाय 9.5, यानी कि इस आधार पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी। तो आपको बताना है कि 10 में से आपकी कितनी सीजीपीए आई थी, परसेंटेज फिर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी इस फॉर्मूला के तहत। अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे और फिर टोटल नंबर यहाँ पर डालेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद आप ऐड एंट्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी 10वीं की जानकारी यहाँ पर इस प्रकार से ऐड हो चुकी है और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में 10th क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन है वो राइट चेक हो चुका है। अब आप 12th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो सेम वे में यहाँ पर आपको इसमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है, फिर बताना है किस बोर्ड के द्वारा आपने 12वीं की है, उसके बाद किन सब्जेक्ट के साथ में पास की है, उन सब्जेक्ट के नाम भी यहाँ पर आपको एक एक करके एंटर कर देने हैं। तो यहाँ पर डेमो के लिए मैं आपको 3 सब्जेक्ट के नाम ही फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि पासिंग ईयर, तो किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपका रोल नंबर क्या था वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आता है मार्कशीट नंबर, तो आप यहाँ पर आपका मार्कशीट नंबर डाल देंगे और किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे और उसके बाद में यहाँ पर टोटल नंबर डाल देने और आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब आप ऐड एंट्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आप देख सकते हैं कि 12वीं की जानकारी भी यहाँ पर राइट चेक हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर इसमें क्वालिफिकेशन लेवल में ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेजुएशन लेवल सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे परस्यूइंग का भी ऑप्शन है, यानी कि अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं। इसको टिक करने पर फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट देना होगा। इसके अलावा एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर, यानी कि किस साल के अंदर आपको एक्सपेक्ट है कि आप पास कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर रोल नंबर ऑप्शनल है, यानी कि आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं लास्ट सेमेस्टर का, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से मार्कशीट नंबर भी ऑप्शनल है, देना चाहे लास्ट मार्कशीट का नंबर तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। इसी के साथ ही मार्क्स ऑब्टेन्ड वाला ऑप्शन भी ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप इनको खाली भी छोड़ देंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। एंड गाइज अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आप परस्यूइंग को अनटिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे सभी ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन देना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर पहले तो बताएंगे कि कहाँ से आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर देना है। आप यहाँ पर आपके डिग्री कॉलेज का नाम या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम दे सकते हैं, तो जहाँ से भी की है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट, तो क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास थे, जो भी सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। अगर मैं डेमो के लिए ये जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। गाइज आप मेरी इन्फॉर्मेशन पर ना जा करके जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपको कैसे भरनी है, उसके ऊपर जाइए। कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि ये जो आपने सब्जेक्ट भरे हैं ये तो होते ही नहीं, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पर नहीं जाना है, क्योंकि मैं तो सब यहाँ पर डमी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपको रियल इन्फॉर्मेशन देनी है तो समझना है कि कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, थोड़ा कॉमन सेंस का आपको इस्तेमाल करना होगा। अब आप यहाँ पर पासिंग ईयर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी। उसके बाद में आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट थी वो आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगा, आप देख सकते हैं मार्कशीट नंबर मांगा है, तो जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट थी उसका नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। और फिर नंबर सिस्टम आपको सेलेक्ट करके, जैसे कि अगर परसेंटेज है तो फिर आपको बताना होगा कि टोटल नंबर आपको कितने आए थे। ये डेमो के लिए मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हैं, आपको भी यहाँ पर सभी ईयर के जो प्राप्त नंबर है वो यहाँ पर डालने हैं और कितने में से आए थे फिर आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स में डाल देना है। परसेंटेज आपकी ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली और फिर आप ऐड एंट्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ग्रेजुएशन का सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप फिर से एग्जाम लेवल पर आएंगे और यहाँ पर इसमें एक ऑप्शन है ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन दोनों में समान विवरण भरे, यानी कि आप ग्रेजुएशन के सेक्शन में भी सेम इन्फॉर्मेशन भरेंगे और जो आपका ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है उसमें भी आप सेम इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो बीएड है, क्योंकि बीएड डिग्री की कैटेगरी में आती है, तो ऐसे में आप यहाँ पर जो आपने ग्रेजुएशन के अंदर जानकारी भरी है वही आप ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन के अंदर भर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर डीएलएड किया है तो वो तो डिप्लोमा की कैटेगरी में आता है, तो फिर आप यहाँ पर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन के सेक्शन में जो आपका डिप्लोमा का इन्फॉर्मेशन है वो अलग से भर सकते हैं। आपको बोला कि एकीकृत पाठ्यक्रम में नामांकित अभ्यर्थी, यानी कि जो एक ही पाठ्यक्रम होता है फॉर कैंडिडेट्स इनरोल्ड इन इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप डिप्लोमा किए हो
जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद में आपने डिप्लोमा किया तो फिर ग्रेजुएशन की जानकारी अलग होगी, और जो आपकी बीएड की इन्फॉर्मेशन है या फिर जो आपकी डीएलएड की इन्फॉर्मेशन है वो अलग होगी। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो फिर तो आपको दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, और अलग अलग है जैसे कि ग्रेजुएशन अलग से कर ली, फिर सोचा आपने चलिए बीएड भी कर लेते, तो फिर आपको दोनों में अलग अलग भरनी है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब चलिए ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके आपको बताना है कि अभी आप कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। अगर कर रहे हैं तो परस्यूइंग को टिक कर देना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपका यूनिवर्सिटी का नाम मांगा है, तो जहाँ से भी आपने किया उस यूनिवर्सिटी का नाम आप दे सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपने कैंपस से किया तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे दीजिएगा। फिर लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप परस्यूइंग से फॉर्म भरे तो फिर आपको यहाँ पर जो लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है वो आपको बताना होगा। तो जो भी आपके लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर भरिए। फिर किस साल के अंदर एक्सपेक्टेड है आपको कि आप उसको पास कर लेंगे वो साल आप यहाँ पर डाल दीजिए। रोल नंबर क्या था फाइनल ईयर का या फिर जिस ईयर के अंदर अभी आप है। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दे सकते, नहीं तो आप इन ऑप्शन को अगर खाली भी छोड़ देंगे या अगर भर भी देंगे तो आपके फॉर्म के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाइस जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिर्फ इसमें ये बताना है परसेंटेज सेलेक्ट करके, जो कि अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट कर भी रहे हैं तो भी यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन टोटल मार्क्स कंपलसरी भरने नहीं है। यानी कि आप यहाँ पर जैसे कि चलिए मैं लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर हिंदी लिख देता हूँ। मैं डेमो के लिए आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने लिखा हिंदी, बाकी मैंने कोई और जानकारी यहाँ पर नहीं भरी। अब मैं ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये क्वालिफिकेशन भरी जा चुकी है और कोई एरर भी नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो कि ये डिटेल्स देनी कंपलसरी नहीं है। इसी के साथ गाइज मान लीजिए आप ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर आप यहाँ पर इसमें ट्रेनिंग जो क्वालिफिकेशन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद परस्यूइंग को अनटिक कर देंगे क्योंकि गाइज आपके तो कंप्लीट है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें अगेन सभी डिटेल्स भरनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। उसके बाद में आपने किस सब्जेक्ट से किया है उस सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। साथ ही फिर यहाँ पर आता है पासिंग ईयर, तो किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो भी आपको फाइनल ईयर का यहाँ पर डाल देना है। आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो आप यहाँ पर भर देंगे। आपके नंबर किसके अंदर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। कितने नंबर आपको आए थे ये मैं डेमो के लिए फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ। आपको रियल नंबर देने जो भी आपको सभी ईयर के मिला करके आए हैं। उसके बाद टोटल नंबर आपको यहाँ पर डाल देने, और फिर उसके बाद गाइज आप यहाँ पर सिंपली ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी वो इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर ये सभी जानकारी भरने के बाद प्रोसीड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछा कि क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर है तो यस करके आपको बताना होगा कि जुड़वा का जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है, उसका नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग क्या है, क्या वो भी इसी एग्जाम के अंदर अपियर हो रहा है यानी कि एग्जाम दे रहा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसकी जो आईडी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी और उस आईडी का नंबर देना होगा। बट अगर नहीं है तो नो करके 7 नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक कर दे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका फोटो 30 से 300 KB के बीच में फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज 10 से 200 KB के बीच में, और जो ऑल मार्कशीट एंड डॉक्यूमेंट्स उनका साइज 50 से 500 KB के बीच में रखा है। तो ये आप क्या करेंगे, सेलेक्ट फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। उसके बाद आपका फोटो इस तरह से आएगा और फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर सेम तरीके से आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। उसके बाद में अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में कोई एक आईडी अपलोड करनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें क्या करता हूँ, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर डालिए और फिर उसको PDF के फॉर्मेट में अपलोड कीजिए। अगर ये आईडी इमेज में है तो आप PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लें। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। आई लव PDF के नाम से सेलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करना, अपनी आईडी को सेलेक्ट करना जो इमेज में है, फिर ओपन करना, कन्वर्ट टू PDF करना। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो गया, आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी इस तरह से। फिर आप यहाँ पर उस फाइल को सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी वो फाइल है PDF के फॉर्मेट में सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। साइज़ कम है, अगर साइज़ ज़्यादा कम हो जाता है तो आप उसको कैसे इंक्रीज़ करेंगे वो भी जान लीजिए। आप यहाँ पर गूगल के अंदर ही आना और यहाँ पर लिखना इंक्रीज़ इमेज PDF साइज, इंक्रीज PDF साइज। तो आप यहाँ पर PDF साइज ये सर्च कर लेना, पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना, सिलेक्ट PDF के ऊपर क्लिक करना। जो फाइल अभी आपने यहाँ पर बनाई है जिसका साइज ज़्यादा कम हो गया वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और जैसे कि मुझे साइज रखना है 57, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज PDF साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना होगा, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, थोड़ा ही टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। देख लीजिए बन गई, डाउनलोड के ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके बाद में अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अगेन इस फाइल को ही सिलेक्ट करूँगा आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ, फाइल देख लीजिए
चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर इसमें देख सकते हैं PDF अपलोड हो चुकी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब नीचे आता है हैंड डिक्लेरेशन। इसमें ये लाइन दी गई है, चाहे इंग्लिश के अंदर चाहे हिंदी के अंदर। ये पूरी की पूरी लाइन आपको यहाँ पर एक कोरा कागज़ लेना है, यानी कि एक वाइट पेपर, उसके ऊपर आपको ये सभी लाइन लिखनी है अपने हैंड से, और उसके बाद उस इमेज को स्कैन करना है। फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो जहाँ पर भी आपकी वो फाइल है उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, एंड देन आप अपलोड के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसमें आप BEd या फिर DLEd का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे PDF के फॉर्मेट में। एंड देन आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है इस OTR के अंदर, वो सभी आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक करेंगे। अगर आपको किसी भी सेक्शन की जानकारी गलत लग रही है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, कोई डिटेल्स गलत है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उसी सेक्शन को एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ टिक करेंगे, ऊपर टिक करके कंप्लीट OTR प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर यूपी टेट 2026 देख सकते हैं। आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज आपको अप्लाइड फॉर में सेलेक्ट करना है कि आप प्राइमरी लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर पूछा है कि आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, क्या आप एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस करने पर फिर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि प्राइमरी है या फिर अपर प्राइमरी, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्कूल का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट और मानव संपदा यानी कि HRMS कोड बताना होगा। नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन के विकल्प आएंगे, जिन क्वालिफिकेशन से आप प्राइमरी लेवल पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षित या फिर स्नातक शिक्षा मित्रों का दिवसीय BTC में प्रविष्ट अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। तो अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी है, कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना होगा कि कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है। फिर क्वालिफिकेशन स्टेटस बताना होगा कि आपने पास कर लिया, अगर पास तो आपको डेट ऑफ ग्रेजुएशन या फिर मार्कशीट बतानी होगी। परसुइंग है तो आपको एक्सपेक्टेड डेट बतानी है कि कब तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में अनिवार्य है और सेकंड लैंग्वेज आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे अपनी चॉइस से। अगर गाइज आप यहां पर पेपर 2 पर अप्लाई करना चाहते तो आपको यहां पर जो सब्जेक्ट ग्रुप है पेपर 2 का वो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेम तरीके से विकल्प में से बताना हो कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन जिससे कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड गाइज अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते तो आप बोथ सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा एक एक करके कि कौन सी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कोई भी इनमें से आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना होगा या फिर आपके कॉलेज का नाम जहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेटस बताना होगा, पास या परसुइंग। मैंने बता दिया कि पास वालों को कैसे भरना है और परसुइंग वालों को कैसे भरना है। इस तरह से आप यहाँ पर इस जानकारी को भर देंगे। एंड नीचे अगर आप पेपर 2 पर भी अप्लाई करें तो उसकी क्वालिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी आपको एंटर करना होगा, ऐसे ही जैसे कि अभी आपने पेपर फर्स्ट का भरा है। उसके बाद में आपको स्टेटस बताना होगा। फिर डेट ऑफ ग्रेजुएशन की जो है वो बतानी होगी इस तरह से। फिर उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप डालेंगे। मैं नंबर जो भर रहा हूँ वो डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपके रियल यहाँ पर जो नंबर है दोनों ईयर के मिला करके वो भर देना। उसके बाद में आपकी जो लैंग्वेज है सेकंड वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी विकल्प आपने भर दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, आप नीचे की तरफ आएंगे और सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर पेपर फर्स्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करने के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है, जैसे कि आपका डिग्री सर्टिफिकेट जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि 2 वर्ष से DLEd BTC या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन से जारी, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। सेम वे में अगर आप पेपर 2 पर अप्लाई करें, इस पर अप्लाई करने के लिए BEd की योग्यता मांगी, तो जो आपका BEd का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। फाइल सेलेक्ट कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और इस तरह से अपलोड कर दीजिए। अब आप प्रोसीड टू प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो अगेन आपके सामने, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और कन्फर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पर किस पेमेंट गेटवे के माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं, SBI, ePay या फिर ICICI, तो जिस भी माध्यम से चाहते हैं वही आप सेलेक्ट करेंगे और पे नाउ
आया उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, देन आपको पेमेंट का जो मेन पेज है उसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप यूपीआई के माध्यम से फीस पे करना चाहते हैं, जनरेट क्यूआर के ऊपर क्लिक कीजिए, ये क्यूआर कोड ही जनरेट होगा, आप इसको स्कैन करके अपनी फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपको इसी पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।